सब ने मेरी राम राम। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी। अरे भाई, आज पहुंचे हाँ हरियाणा के सबसे पुराने गुरुकुल में। मेरे गले हैं आचार्य विजयपाल जी। राम राम जी। नमस्ते जी। हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो। हाँ, नमस्ते जी। आज मुद्दा थोड़ा सा ऐसा लिया है अक भाई, देखो सरकार जाति के पा दिखन लाग रहे हैं। अपने हरियाणा में कहावत है, 10 महीने रह गए काम के सारे, 6 महीने बीच में लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, फिर विधानसभा चुनाव तो पहले पहले फिर काम बंद हो जाएंगे। लेकिन सरकार के द्वारा लगभग 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सबसे बड़े गुरुकुल में आकर ने घोषणा करे हैं कि गुरुकुल के अंदर सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा। 50-60 करोड़ की लागत में वो म्यूजियम बनेगा। लेकिन वह घोषणा सिर्फ कागजा में रहेगी, वह घोषणा आगे नहीं पूछी। आचार्य जी तो बात करेंगे इसके बारे में। आचार्य जी, क्या मामला था पूरा? सन 2021 फरवरी मास में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरियाणा प्रांतीय पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला गुरुकुल की भूमि में रखी गई थी, रेवाड़ी रोड के ऊपर, जो कि शीघ्र ही निर्माण होना चाहिए था। परंतु पौने 2 वर्ष हो चुके हैं, अब तक कोई वहाँ गतिविधि शुरू नहीं हुई निर्माण के लिए। और देखो अब क्या संभावना रहेंगी, सरकार कुछ इस विषय में पग उठाती है कि नहीं उठाती है, या समय ये यूँ ही चला जाता है। तो संभावनाएं अभी तो, क्योंकि कुछ शुरुआत हुई नहीं, तो नहीं दिख रही। बाकी सरकार के ध्यान में आ जाए तो कर दें, तो इस काम को तो उनकी हम वो मनाएंगे कि गुण गाएंगे। और जब तक नहीं करती है तो इसी प्रकार तो पहले करीब 5-6 वर्ष पहले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी आधारशिला उसकी रखी थी, तो उसकी भी कुछ गतिविधि चली नहीं, वो सरकार चली गई थी। अब ये सरकार भी कब तक इसके आत्माधिकार है, वो काम अब तक तो नहीं हुआ है। बाकी संभावनाएं हम व्यक्तित्व तो यही करते हैं कि वो शीघ्रातिशीघ्र इस काम को पूरा करें। प्रशासन की तरफ से, उपायुक्त महोदय की तरफ से कितना का आश्वासन, इसमें कितना कदम लिए जाए, क्या उनका रुख रवा है इस बारे में? उपायुक्त महोदय से 2-3 बार इस विषय में हम मिल चुके। केवल चंडीगढ़ से इसकी समिति बना करके तो सरकार ने भेजी है, उसके साइन वगैरह हुए हैं, लेकिन निर्माण की बात अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है, वो इंतज़ार में ही है। मतलब लगभग 2 साल हो लिए, इब सारा जो मामला है वो कागजा में अटका हुआ है और लगा है कि कागजा में रह जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, वो भी इस काम ने नहीं कर पाए। क्योंकि देखो भाई, हरियाणा का सबसे पुराना जो गुरुकुल है, और जो गुरुकुल की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने कितने बच्चे हैं इस आचार्य? समय पौने 200 छात्र अध्ययन कर रहे हैं, और 6ठी कक्षा से MA तक की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ रहती है। आवासीय संस्था है, विद्यार्थी यहाँ दाखिला लेने के बाद पूर्ण शिक्षा करके ही यहाँ से जाते हैं। बाकी बीच में कोई इस तरह का आना जाना नहीं रहता। इस तरह की यहाँ भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा दी जाती है, और वेद, दर्शन, इतिहास, रामायण, महाभारत आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन यहाँ करवाया जाता है। मुख्य विषय यहाँ संस्कृत व्याकरण ही है, संस्कृत और व्याकरण, और बाकी अन्य विषयों का भी अध्ययन, जैसे 12वीं तक का हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा सभी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, और उसके बाद संस्कृत से शास्त्री और आचार्य करवाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से बच्चों को जो संस्कृत और व्याकरण का ज्ञान दिया जावा है, जो कि आजकल बच्चे, सच्ची बताऊं तो आचार्य जी, देख के कई बार नो लगा है कि +1 और +2 में हिंदी विषय को भी हटा दिया जाता है। मैं नॉन मेडिकल मेडिकल के जो बच्चे पढ़े हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हमारा देश भारत, और भारत की जो है राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी, वो 11th-12th में बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। लुप्त होता जा रहा है ये सारी चीज़ें, और इसमें आप लोगों का योगदान बहुत सराहनीय है। वैसे तो सब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, और संस्कृत में ही सारा प्राचीन वो ग्रंथ मिलते हैं, वेद से लेकर के दर्शन, उपनिषदें आदि, और सारा महाभारत, रामायण आदि आदि, ये सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं।
और संस्कृत की जब तक पढ़ाई नहीं होगी तो केवल मात्र आधुनिक विषयों से कुछ नहीं, इसमें ना तो चारित्रिक शिक्षा के कोई ग्रंथ होते हैं, तो चारित्रिक उन्नति यहाँ के छात्रों की या अपने भारतवर्ष के तभी होगी जब संस्कृत भाषा को महत्व दिया जाए, क्योंकि संस्कृत भाषा के द्वारा ही संस्कृति बसती है। और संस्कृति हमारी नहीं रहेगी भारतवर्ष की, वैदिक मर्यादाएं नहीं रहेंगी, वेद के अनुसार शिक्षा दीक्षा नहीं रहेगी, तो यहाँ का छात्र वर्ग जो आज पाश्चात्य शिक्षा हावी होती जा रही है और उसके कारण से चारित्रिक पतन हो रहा है देश का युवा पीढ़ी का, तो वो तब तक संभावना नहीं है जब तक गुरुकुली शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाएगा। सरकार गुरुकुली शिक्षा, संस्कृत शिक्षा को कोई विशेष महत्व नहीं देती, केवल मात्र अंग्रेजी का ही अंधानुकरण हो रहा है पाश्चात्य शिक्षा का। तो इसके कारण से जो उत्थान था भारतवर्ष का वो गिरावट की ओर जा रहा है। तो इस विषय में संस्कार को चेतना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, यही अपील है सरकार से। आचार्य जी, यहाँ पे जो बच्चे पढ़े हैं उन बच्चों का जो फीस वगैरह का के हिसाब किताब है? छठी में बच्चा हुआ है, एमए तक पढ़ा है, कितना खर्चा, कुछ थोड़ा बहुत बताओ इस बारे में। यहाँ शिक्षा का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, शिक्षा निरंतर निःशुल्क दी जाती है। हाँ, उनका भोजन आदि का अपना जो खर्चा है, उनकी आवासीय व्यवस्था है, कपड़े, पुस्तकें और भोजन आदि, ये खर्चा उनसे लिया जाता है 1800 रुपये महीना मात्र। हाँ, बाकी जो खर्चा है जो बच्चे को पढ़ाने का है, और भी बहुत खर्चे हुए हैं, पानी का भी है, बिजली का भी है, ये खर्चा कैसे जो निकालो हो इस पूरे गुरुकुल में इतने सालों से जो चल रहा है? वो तो सारा आसपास के क्षेत्र की जनता के द्वारा ही दान चंदे से चलता है, या कुछ अपनी जैसे आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनसे थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है। बाकी सरकार का विशेष इसमें कोई योगदान नहीं है। उत्सव आदि पर कभी कोई मंत्री आते हैं, वो अपने कोष से विकास के लिए कुछ दे जाते हैं, भवन निर्माण आदि के लिए, वो सहयोग तो है। बाकी निरंतर कोई सहयोग सरकार का यूँ नहीं बंधा हुआ कि वार्षिक या मासिक कोई सहयोग गुरुकुल के संचालन में शिक्षा के लिए किया जाता हो, तो वो करना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर विशेष ध्यान नहीं देती। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तक कोई भी प्रोग्राम होगा तो हम आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करा कि हमने बुलाइयो, हम अपने दर्शकों तक सारे प्रोग्राम पहुंचावांगे। भारतीय संस्कृति की जो पहचान है वो उठन लग रही है, किस तरीके से वो लुप्त होती जा रही है, उसने बचाने की कोशिश करने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, 107 साल तक लगभग झज्जर में बैठे। झज्जर का यो जो गुरुकुल है यो हरियाणा का सबसे पुराना गुरुकुल माना जावा है। आचार्य जी, एक बात और पूछूंगा, जो हमारा संग्रहालय बनना था, जो लगभग 50-60 करोड़ की जो लागत लगनी थी, उसमें के विशेष था, फिर के बनना था? देखिए, स्वामी ओमानंद जी महाराज ने यहाँ जो गुरुकुल का संचालन किया, उसके साथ साथ उनकी विशेष रुचि ऐतिहासिक दृष्टि से पुरातात्विक सामग्री को इकट्ठा करने की रही। अनेक गाड़ियाँ उन्होंने इस सामग्री को इकट्ठा करने ढोने में टूटी उनकी गाड़ियाँ, और जगह जगह से खेलों से विशेष सामग्री इकट्ठी यहाँ संग्रहालय में की हुई है। वो चाहे सिक्के हैं, ताम्रपत्र हैं, मूर्तियाँ हैं, और पुराने समय की जैसे पुरानी ईंटें होती थी वो हैं, और सत्यार प्रकाश ताम्रपत्रों पर अंकित करवा के स्वामी जी महाराज ने यहाँ संग्रहित किया हुआ है। इस तरह से बहुत ही अमूल्य ऐसी महाभारतकालीन अस्त्र शस्त्र भी यहाँ विद्यमान हैं। तो इस तरह से बहुत सामग्री यहाँ संचित है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालयों में भी इतनी सामग्री नहीं है। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने, जो भी सरकार आई, उन्होंने कोशिश की कि बनवाएं और इस तरह से, लेकिन अब तक कोई इस विषय में वो नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ जैसा भी वो सुललित होती है वैसी संस्था की ओर से वो की जा रही है। सरकार की ओर से इसमें विशेष ध्यान होना चाहिए, जिससे ये पुरातात्विक सामग्री इकट्ठी रह करके, सुरक्षित रह करके, और जनता को इसका लाभ मिल सके। शिष्यों छात्रों को जो इतिहास की खोज करने के लिए जो
यत्न करते हैं तो उनको इससे लाभ मिल सके, ऐसी सामग्री यहाँ इकट्ठी की हुई है, तो उसका ध्यान सरकार को करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आगे जितने भी वीडियो होंगी तमने जरूर दिखावांगे भाई, कोशिश करांगे संग्रहालय की भी तमने एक वीडियो बना के दिखावा कि के हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक वीडियो बनावांगे जो यहाँ पे दवाई है, औषधालय है हमारा, कौन कौन सी दवाई, और एक विश्व का सबसे नंबर 1 च्यवनप्राश जो बने हैं वो झज्जर के गुरुकुल का सबसे फेमस है, उसके बारे में जरूर पूछना चाहूँगा। वो जो च्यवनप्राश है वो ऐसा एक अद्भुत खोज की तरह है, क्योंकि इस च्यवनप्राश ने लेने खातर दूर दूर तक लोग आवे हैं। वैसे तो ऋषियों की खोज है च्यवनप्राश, तो इसमें हम पूर्ण विधि से बनाते हैं इसको। जैसे अन्य फार्मेसियाँ तिल का तेल प्रयोग करती हैं, लेकिन हम गाय का शुद्ध घी प्रयोग करते हैं इसमें पिट्ठी भूनने में। जो आंवले की पिट्ठी तैयार की जाती है उसमें गाय का शुद्ध घी लगाते हैं। इसी तरह अन्य फार्मेसियाँ चीनी वगैरह डालती हैं, हमारे यहाँ शुद्ध देसी खांड डलती है। उसके साथ साथ यहाँ की विधि जो बनाने की है, सब पूर्ण विधि, जो पूर्ण नुस्खा है इसका च्यवनप्राश बनाने का, लगभग 53-54 इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो सारी की सारी मिला करके और उसका क्वाथ आदि बना करके उस विधि से इसको तैयार किया जाता है। इसके बनाने में बड़ा श्रम होता है, बड़ा खर्च आता है। तो यहाँ कोई भी औषधि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हम बनाते हैं फार्मेसी में, वो पूर्ण विधि विधान से बनती हैं। उनमें कोई भी समझौता नहीं होता कि ये नहीं है तो वैसे काम चला लिया जाए। पूर्ण विधि से सब दवाइयाँ बनती हैं, इसलिए सभी दवाइयों का अच्छा प्रभाव देखने में आता है। अन्य फार्मेसियाँ लगभग व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनी दवाइयाँ बनाती हैं, लेकिन यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं होता, केवल और केवल रोगियों को उसके इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए पूर्ण विधि से दवाइयाँ बना करके और समाज को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आगे भी आते रवांगे, वीडियो बनाते रवांगे, थारा काम है भाई। वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।